नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड जो आपका टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आपका जो पेपर हुआ था दोस्तों, इसकी परीक्षा जो हुई थी दोस्तों, पुनः परीक्षा हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा दोस्तों हुई थी 21/6/2015 को। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका जो विषय है आपका दोस्तों इतिहास है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम लोग जो आपका प्रवक्ता परीक्षा है उस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा जो पीजीटी का प्रश्न पत्र है इतिहास से संबंधित। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न देखिएगा, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? ऑप्शन देखिएगा, कुबेर नागा, ध्रुव देवी या कुमार देवी या अनंत देवी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी दोस्तों ये आपके सम्राट कुमारगुप्त की, ठीक है दोस्तों, प्रथम की माता थी। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा, रत्नावली हर्षवर्धन, मृच्छकटिका आपका शूद्रक, मुद्राक्षस आपका राजशेखर, देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सम्मिलित नहीं है वो आपका है मुद्राक्षस। वो मुद्राक्षस आपका दोस्तों राजशेखर की कृत नहीं है बल्कि वो दोस्तों है विशाखदत्त की। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये विशाखदत्त की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, मुद्राक्षस। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे जिन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया? चंपारण आंदोलन में या दांडी मार्च में या बरदौली सत्याग्रह में या बिजौलिया आंदोलन में? तो दोस्तों ये आपका किया गया था जो आपका बरदौली सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1928 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, वहाँ की अच्छे कार्य करने के कारण दोस्तों, उचिततापूर्ण करने के कारण बरदौली की महिलाओं ने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नागानंद नाटक का लेखक कौन है? अमोघ वर्ष, भोज या हर्ष या प्रवसेन? तो बताइए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका हर्षवर्धन है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन के जो नाटक हैं दोस्तों वो आपका रत्नावली है, ठीक है दोस्तों, नागानंद है और प्रियदर्शिका, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो यहाँ पे जो नागानंद नाटक के लेखक हैं वो हर्षवर्धन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? शांतिनाथ, मल्लीनाथ या नेमिनाथ या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आपका श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर थी वो थे आपका दोस्तों मल्लीनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सर। ठीक है दोस्तों, मल्लीनाथ ही श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एक स्त्री तीर्थंकर थी। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, द्विधा किस राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी? कश्मीर की, विदर्भ की, उड़ीसा की या असम की? बहुत ही बलशाली महारानियों में से एक थी दोस्तों। तो द्विधा बहुत प्रसिद्ध महारानी है दोस्तों, यह है आपके कश्मीर की। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों, ये कश्मीर की महारानी थी आपकी द्विधा। कई बार ऐसे एग्जाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगला देखिएगा, तुरुस्कंडदंड नाम मक्कर किस राजवंश से अभिलेखों में वर्णित है? प्रतिहार वंश या परमार वंश या गाढ़वाल वंश या चाहमान वंश? तो दोस्तों जो आपका तुरुस्क दंड नामक कर है वो आपका दोस्तों गाढ़वाल वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगला है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, जेबी कृपलानी ने या महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों जल्दी बताइए फटाफट। जो भूदान आंदोलन था वो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विनोबा भावे ने दोस्तों, ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके अंदर दोस्तों इन्होंने जो किसान और गरीब वर्ग के लोग थे उनको भूमि देने का समर्थन की बात कही थी। आगे चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने
उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? चोल, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट? तो दोस्तों जो आपके राजवंश था वो चालुक्य था, ठीक है, जहाँ पर महिलाओं को उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए गए थे। इसके साथ ही साथ दोस्तों सातवाहन वंश भी था, ठीक है, सातवाहन वंश को में भी महिलाओं को उच्च पदों पर स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सातवाहन नहीं है दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा कि सातवाहन में भी महिलाओं के उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए गए थे। तो आगे चलिए, अगला देखिएगा, प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, एलोरा में या एलिफेंटा में या ऐहोल में? तो जल्दी बताइए इसको फटाफट, जो आपका कैलाश मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका स्थित है एलोरा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका कैलाश मंदिर, ठीक है दोस्तों, आपका एलोरा में स्थित है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस राजवंश के राजाओं ने आपके कैलाश एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित कराया था? तो जल्दी बताइए इसको कमेंट बॉक्स में, इसको उत्तर दीजिए। आगे चलिए, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, सूर्य को, शिव को या विष्णु को? तो दोस्तों जो आपका खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर है वो पूर्णतः सूर्य भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों ये सूर्य को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, अगला है, किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का या गुजरात का? तो दोस्तों जो आपका प्राग ज्योतिषपुर है वो आपका असम राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जेम प्रिंसेप, वर्न हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंगम? तो कौन थे दोस्तों, बताना जल्दी से बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे वो दोस्तों थे आपके सर विलियम जोन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कोलकाता में, सासाराम में या गाजीपुर में या सिकंदरा में? तो दोस्तों ये आपका जो स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, ठीक है, वो दोस्तों है आपका गाजीपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला है, महिला शासिका रुद्रम्बा किस राजवंश से संबंधित थी? यादव, काकती, होयसल या पांड्य? तो दोस्तों जो महिला शासिका रुदम्बा थी वो आपका पूर्णतः काकती राजवंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, आगे है, कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? मोरतुंग, हेमचंद्र, भट्टनारायण या लक्ष्मीधर? तो जल्दी बताइए इसको फटाफट, कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो दोस्तों की है वो आपके लक्ष्मीधर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्मीधर ने दोस्तों कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? होयसल, बल्लाल द्वितीय, पांड, मारवर्मन, यादव, रुद्र प्रथम, काकती, गणपति? तो बताइए सो इसमें से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यादव दोस्तों रुद्र प्रथम से सम्मिलित नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिएगा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किया था, किसने किया था? यानी बेसन ने, बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने, या एम के गांधी या महात्मा गांधी ने, या श्याम कृष्ण वर्मा ने? तो बताइए सो जो लंदन या ब्रिटेन है, लंदन, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना वहाँ पर किसने की थी, यानी प्रारंभ किसने किया था बताना है। दोस्तों किया था वो आपके श्याम कृष्ण वर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, या महमूद गजनबी के, या मोहम्मद गोरी के?
तो दोस्तों जो गाहड़वाल के राजवंश थे वो भी दोस्तों ठीक है पूर्णतः लक्ष्मी समर्पित सिक्कों को अंकित कराते थे। तो यहाँ पे मुस्लिम शासकों की बात की जा रही है। तो दोस्तों मुस्लिम शासकों में मोहम्मद गोरी था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों अपने सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला देखिएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? तो दोस्तों जो आपको नायाब ए खुदाई के नाम से जाना जाता था दोस्तों, अपने आप को स्वयं को कहता था, वो कहता था दोस्तों बलबन। ठीक है, बलबन नहीं दोस्तों, ठीक है, जो सिजदा और पैबोस प्रथा थी उसकी शुरुआत की थी। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखो, दीवान ए अर्ज जिसे हम लोग सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने आरंभ किया था? दोस्तों ये किया था, ऑप्शन देखिएगा, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो दीवान अर्ज है जो सैन्य मामलों से संबंधित विभाग था उसकी शुरुआत की थी दोस्तों बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बलबन। ठीक है दोस्तों, बलबन को राजत्व सिद्धांत के विषय में जानना रहता है। ये पूछा जाता है कि किस मुस्लिम शासक को आपको राजत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बलबन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए, अगले देखिएगा, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? राम प्रसाद बिस्मिल की, AC बोस की या सुभाष चंद्र बोस की, जतिन दास की या खुदीराम बोस की? तो दोस्तों जो आपके ठीक है जेल में अनशन करते, लंदन के जेल में अनशन करते हुए वो दोस्तों आपके जतिन दास जी की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला हरदयाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अब्दुल गफ्फार खान? तो बताइए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, वो जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान साहब को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब्दुल गफ्फार साहब को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है कौन है वो? मुबारक शाह खिलजी या फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद या सिकंदर लोदी? तो दोस्तों जो आपका दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों, वो है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों सिंचाई के लिए भी जाना जाता है, अपनी शासन व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसे जौनपुर के ठीक है जौनपुर की स्थापना भी इसने की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे सिकंदर लोदी के बारे में दोस्तों। ये सिकंदर लोदी को दोस्तों ये आपका द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सिकंदर लोदी के बारे में बात करेंगे तो ये दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही का प्रश्न का उत्तर है, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो दोस्तों की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलिए, सल्तनत काल के शासकों में किसने दीवान ए खैरात का आरंभ किया था? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? दोस्तों यहाँ पे जो खैरात दीवान ए खैरात था, जो दान विभाग था, उसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, आगे निम्नलिखित में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? चिश्ती, सोहरावर्दी या कादरी या नक्शबंदी? तो दोस्तों जो आपका निजामुद्दीन औलिया थे वो आपके संप्रदाय संबंधित थे, वो चिश्ती से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए, अगला देखिएगा, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग? कोलकाता से दिल्ली, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो 1911 के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों की गई थी वो लॉर्ड हार्डिंग के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए,
अगला देखिएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों जो गुलामों के कल्याण के लिए कार्यों के लिए जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से कम से कम 5-6 क्वेश्चन बने हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को भी ध्यान रखिए। आगे चलिए, आगे देखिएगा, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडरों पर निर्मित हुआ है? देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, या कांची? तो दोस्तों जो मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा है उसकी स्थापना दोस्तों हिंदू साम्राज्य के जो खंडर था वो वारंगल पर किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला देखिएगा, अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 वर्गों में विभाजित हो गया, निम्नलिखित में से कौन उसमें से नहीं है? दोस्तों गोलकुंडा के कुतुब शाही, बीजापुर के आदिल शाही, या खानदेश के आपके खान शाही, या बीदार के बरीद शाही? तो दोस्तों बताइए, बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दोस्तों उसको 5 भागों में बांट दिया गया था, तो दोस्तों उसमें शामिल नहीं हुआ दोस्तों खानदेश का खानशाही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे नहीं को पूछा गया है। आगे चलिए, आगे देखिएगा, कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से है? सुलुव, संगम, या तुलुव, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कृष्णदेव राय हैं वो आपका संबंधित है तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, अगला देखिएगा, वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किस काल से संबंधित थे? पल्लव, चोल, गुप्त, या विजयनगर? तो दोस्तों जो आपके वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार सायण महोदय हैं वो आपके संबंधित हैं दोस्तों विजयनगर से। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, आगे देखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझी के बाबरी किस भाषा में लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरबी, फारसी, पुश्तो, या तुर्की? तो किस भाषा में लिखी है दोस्तों बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों ये आपको प्रश्न देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर दीजिए। चलिए फटाफट आगे आइएगा, हुमायूं को आश्रय देने वाला सफ़ाविद शासक कौन था? जब हुमायूं शेरशाह सूरी से भगा हुआ था तो उसको आश्रय किसने दिया था उसको बताना है। ठीक है, शाह इस्माइल, शाह तहमसप प्रथम, या शाह अब्बास प्रथम, या शाह फसी? दोस्तों ये आपका दिया था शाह तहमसप जो है वो प्रथम, उन्होंने दोस्तों हुमायूं को आश्रय दिया था, सफ़ाविद शासक थे ये। आगे चलिए, वर्ष 1932 का पूना समझौते में कौन प्रत्यक्ष प्रभावित हुए? जो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना समझौता पूना में। दोस्तों इससे कौन अधिक प्रभावित हुआ था बताना है, महिलाएं, श्रमिक, किसान, या दलित? तो दोस्तों ये आपका 1932 के अंदर जो पूना समझौता हुआ था उसमें सबसे अधिक प्रभावित हुए थे दलित वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जो दलितों को उद्धार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना समझौता किया था जिसमें गांधी जी के साथ किया था। आगे चलिए, आगे देखिएगा, हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, अबुल फजल ने, फैजी ने, या जिबुन्निसा ने? तो बताइए सो फटाफट। तो यहाँ पे जो हुमायूं नामा है दोस्तों वो आपका लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हुमायूं नामा को दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे चलिए, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? काजी उल क़ज़ात, मुताशिब, या सद्र उस सुदर, या खान समन? तो दोस्तों इस प्रश्न को आयोग ने रद्द कर दिया था तो इसलिए इसका उत्तर बताना यहाँ पर उचित नहीं है। फिर भी जो उत्तर शुरू में दिया गया था ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, फिर भी यहाँ पे प्रश्न गलत था। आगे चलिए, ऑल इंडिया अनचैरिटेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जाता है का गठन कब हुआ था? 17 अगस्त 1932 को, या 1 दिसंबर 1931 को, या 30 सितंबर 1932 को, या 12 सितंबर 1931 को? तो बताइए दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों जो आपका ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था जिसे हम लोग हरिजन सेवक संघ के रूप में जानते हैं उसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1932 के। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, 39 है, वर्ष
1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का गठन कब किया गया था या कहाँ किया गया था बताना है। तो दोस्तों टोक्यो में, रंगून में, या सिंगापुर में, या काबुल में। तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 1943 में। आगे चलिए, और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? आमिल, पटदार, सिकदार, या मुकद्दम? तो जल्दी से बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया होता था वो कहलाता था दोस्तों सिकदार। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की है? हीर विजय सूरी को, हेम विजय मणि को, पद्म सुंदर को, या शांति चंद्र को? ये सभी दोस्तों आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में प्रश्न मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। इसमें जो अब तक वीडियो डाले गए हैं दोस्तों, इसमें आपके इतिहास से संबंधित यहाँ पे 4-6 क्वेश्चन आपके पेटअप हो चुके हैं अब तक। तो चलिए बताइए, इसे अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? दोस्तों प्रदान की थी जो आपके, ठीक है, हरि विजय सूरी जी थे। हरि विजय सूरी इनका नाम था, ठीक। अजय विजय सूरी को दोस्तों अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? पोलज में, परती में, या चाचर में, या खालीशा में? तो दोस्तों जो जब्ती प्रथा थी, जब्ती प्रथा के अंदर सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि होती थी दोस्तों उसे पोलज के रूप में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पोलज के रूप में किया जाता था। जैसे द्वाब का क्षेत्र होता है, नदियों के किनारे का जो हिस्सा होता है जैसे द्वाब होता है, तो ऐसे जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती थी दोस्तों उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं पोलज के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे दोहरे गुम्बद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, दूसरा है जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी, तीसरा कह रहा है एतमादुल का मकबरा आगरा में, और चौथा कह रहा है आपका मोती मस्जिद आगरा में। तो बताइए इसको फटाफट। दोहरे गुम्बद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है दोस्तों, माना जाता है ये हुमायूं का जो मकबरा बना दिल्ली में उसमें माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न और है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एतमादुल का मकबरा, ठीक है दोस्तों, इसको नूरजहाँ ने बनाया था, तो किसकी याद में बनाया था वो बताना है। चलिए बताइए। आगे देखिएगा, कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या सालम? तो बताइए इसको फटाफट। तो दोस्तों जो आपका मुगल सम्राट जहांगीर था, जिसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था, इसलिए दोस्तों मुगल काल के जो चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को। अगर दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाए मुगल काल को तो अकबर का कहा जाएगा। अगर स्थापत्य कला की बात कही जाए दोस्तों वो शाहजहाँ की कही जाएगी। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुला दान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या जहांगीर ने? तो दोस्तों वो किया था आपका अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत। आगे चलिए, अगला देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने, जहांगीर ने, जैनुल आबदीन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे वो दोस्तों चलवाए थे अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने दोस्तों ही, ठीक है, राम सीता से संबंधित जो अंकन चित्र था उससे सिक्के चलवाए थे। आगे चलिए, अगले देखिएगा, ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है किसका है? पंचतंत्र का, महाभारत का, या रामायण का, या भगवद गीता का? तो जल्दी से फटाफट बताइए। तो दोस्तों जो ग्रंथ है अनवर ए सुहेली वो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उसको किया गया पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगले देखिएगा, एतमादुल का मकबरा किसने बनवाया था?
तो अभी दोस्तों बताया गया है अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां। तो जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट। एतमादुल का मकबरा जो आगरा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो किसने बनवाया था दोस्तों? वो बनवाया था नूरजहां ने। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए, अगला देखिएगा। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या शाहजहां के? तो दोस्तों जो मयूर सिंहासन था वो निर्मित किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे बाद में आगे चलिए, मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य, शुंग, गुप्त या शक? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी बताइए। जैसे मालविका अग्निमित्रम में जो नाटक है विदिशा के शासक के रूप में किसे वर्णित किया गया है, जिसे अग्निमित्र क्यों किया गया था, वो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों वो संबंधित है शुंग वंश से। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखों में कौन अकबर का घोर आलोचक था? बदायूनी, फैजी सरहिंदी, मुल्ला दाऊद या निजामुद्दीन अहमद? तो दोस्तों जो अकबर का घोर आलोचक के अंतर्गत था वो था दोस्तों बदायूनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, अगला देखिएगा। राजकुमार दारा शिकोह ने किसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? ऋग्वेद का, उपनिषद का, श्रुत संहिता का या ब्रह्म सिद्धांत का? तो बताइए सो राजकुमार दारा शिकोह ने किसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? तो दोस्तों जो राजकुमार दारा शिकोह थे वो फारसी भाषा में अनुवाद कराए थे वो उपनिषद का, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला देखिएगा। औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहत आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया है? भीमसेन के, ईश्वरदास के, नियामत अली खान के या अली मोहम्मद खान के? तो बताइए सो फटाफट। औरंगजेब के राज्यकाल में महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है फुतुहत आलमगीरी वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सो वो लिखा गया है आपके ईश्वरदास के, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, अगला देखिएगा। थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो बताइए जल्दी से। थॉमस रो, यहाँ पे थॉमस लिखा है दोस्तों, आप इसको थॉमस रो समझिएगा, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे लोग को, अशुद्ध हो जाता है। तो थॉमस रो जो ब्रिटिश दूत के रूप में किसे भेजा गया था? अकबर के शासनकाल में या जहांगीर के या शाहजहाँ के या औरंगजेब के? तो बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो आपका सर थॉमस रो था वो आपका आया था वो जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, अगला देखिएगा। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? देखिए सो प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने या अकबर ने? तो दोस्तों जो आपका मध्यकालीन शासकों में आगरा शहर की स्थापना की थी वो दोस्तों की थी सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला देखिएगा। औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? भीमसेन ने, ईश्वरदास ने, भगवान दास ने या मनोहर ने? तो दोस्तों जो औरंगजेब के राज्यकाल में नुस्ख ए दिलकुशा है नामक ग्रंथ को लिखा था दोस्तों वो आपके भीमसेन ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भीमसेन ने दोस्तों ये आपके ग्रंथ को लिखा था। आगे चलिए, अगला देखिएगा। गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के या शाह आलम के? तो बताइए सो फटाफट। गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों जो आपके गुरु तेग बहादुर थे जिनकी बाद में हत्या कर दी गई थी, तो दोस्तों के थे आपके औरंगजेब के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे आइएगा। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को, ठीक है, मोती मस्जिद को, जामिया मस्जिद को, यहाँ पे जामा कर लीजिएगा दोस्तों, जामा मस्जिद को, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों फटाफट किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है?
तो दोस्तों जो आपका बीबी का मकबरा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बीबी के मकबरे को दोस्तों दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। ये सभी प्रश्न दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारे प्रीवियस ईयर के जो वीडियो दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रैक्टिस सेट में देख लीजिए, आपके कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी वीडियो को आप अवलोकन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? मान सिंह के, टोडरमल के, जय सिंह के या शाइस्ता खां के? तो दोस्तों जो आपका 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी, वो हुई थी दोस्तों जय सिंह के मध्य, ठीक है। ये कब हुई थी दोस्तों? 1665, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के लगभग स्वतंत्र हो गया? मुर्शिद कुली खां के, अलीवर्दी खां के, मीर कासिम के या सिराजुद्दौला के? तो दोस्तों जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल, ठीक है दोस्तों, वो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में लगभग मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए अगला देखिएगा, राजा टोडरमल द्वारा किस भूराजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? बटाई, जरीब, कानकूत या जब्ती? तो दोस्तों जो राजा टोडरमल थे उनके द्वारा जो भूराजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था दोस्तों वो जब्ती के रूप में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। इसी को दोस्तों दाशाला कहते हैं, दाशाला पद्धति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएस के अंदर प्रश्न पूछा गया, तो ये दाशाला पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनाया गया था? गुजरात, खानदेश या अहमदनगर या बरार? तो दोस्तों जो फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा है वो बनाया गया था दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए आगे देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो दोस्तों जो मुगल सम्राट, ठीक है, अकबर था, उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? अमात्य, सचिव, मंत्री या सुमंत? तो बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो शिवाजी के राज्यकाल में वित्त विभाग का प्रमुख होता था तो अमात्य होता था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अमात्य ही दोस्तों वित्त विभाग का लेखा जोखा रखता था। आगे चलिए आगे देखिएगा, माउंट बेटन के जाने के बाद या पश्चात निम्नलिखित में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? अबुल कलाम आज़ाद ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने? देखिए प्रश्नों को किस प्रकार बदला गया दोस्तों जो माउंट बेटन के जाने के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे वो दोस्तों बने थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को कुल टोटल 125 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों केवल आपके 65 प्रश्न लिए जा रहे हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बेल आइकन क्लिक कर लीजिए तो दोस्तों ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आज का हमारा जो वीडियो है यहीं से समाप्त कर देते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।